हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्लैब के बारे में। स्लैब जो कि दो प्रकार का होता है, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। तो आज के क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो वन वे स्लैब के बारे में करेंगे। एक इनिशियल जानकारी जो कि वन वे और टू वे के बीच में बेसिक सा डिफरेंस बताता है कि वन वे और टू वे कहेंगे किसको। तो अगर एल बाई एल एक्स बट्टा में एल वाई, एल एक्स बट्टा में एल वाई कह ले, चाहे एल वाई बट्टा में एल एक्स कह ले, यानी कि एल वाई बट्टा में एल एक्स कह ले, यानी कि ऐसा डिस्टेंस जो कि लॉन्गर बट्टा में स्मॉलर आए। यानी कि अगर किसी रूम का साइज 5 मीटर इंटू 3 मीटर का दिया हुआ है और उस पर बनने वाला स्लैब जो होगा ये वन वे होगा कि टू वे होगा, हम लोग इसे डिफाइन कर लेते हैं। कैसे पता करते हैं? तो 5/3 करेंगे। अगर ये 2 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर ये वैल्यू 2 से ज़्यादा आ रहा है तब ये वन वे स्लैब है, और 2 से कम आ रहा है तो क्या है, ये टू वे स्लैब है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये डिफाइन कर लेते हैं स्लैब हमारा वन वे है कि टू वे है। अगर ये वैल्यू 2 से ज़्यादा होगा तो क्या है, ये वन वे स्लैब है। अगर 2 से कम है, 2 से अगर कम है तो हमारा कौन सा स्लैब है, टू वे है। तो आज के क्लास में हम लोग वन वे स्लैब का डिस्कशन करेंगे। और कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं होता है कि वन वे है कि टू वे है। जब ये मेंशन नहीं हो तब आप उसको वन वे से ही बनाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज आप जरूर कुछ नया सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व करा हुआ है। और क्वेश्चन ये कहता है कि सिंपली सपोर्टेड स्लैब ऑफ ए कॉरिडोर, एक कॉरिडोर है हॉस्पिटल का, जहाँ पे एक बिल्डिंग है और उसका क्लियर स्पैन 2.5 मीटर का दिया हुआ है, एंड इज सपोर्टेड ऑन बीम्स, जिसका बीम्स का विड्थ जो हुआ है 230 मीटर का दिया हुआ है। डिजाइन द स्लैब इफ द बीम इज कैरिंग ए लाइव लोड ऑफ 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूज M20 एंड FE 415 का। कहने का मतलब कि आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी हुई है और उस वैल्यू को देख करके हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है किसका, स्लैब का। कि स्लैब हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे इसको, स्लैब का डिजाइन करना है। सबसे पहले आपको यहाँ जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसको क्या करना है, गिवन डेटा में लिख लेना है। देखिए, टोटल हम इसके 4 स्टेप में सॉल्यूशन करेंगे, 4 स्टेप में करेंगे। पहला सॉल्यूशन करेंगे क्या, कि इसका कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग में जो हमारे पास में डेप्थ होगा वो डेप्थ को कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोड का कैलकुलेशन करेंगे। देन जो इफेक्टिव डेप्थ हम निकाले हैं, जो कैलकुलेट करेंगे वो सही है कि नहीं उसका चेक लगाएंगे। एंड लास्ट में जो एरिया होगा टेंशन इन्फोर्समेंट का, वो एरिया प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हम क्या किए, सारा वैल्यू को लिख लिए। क्लियर स्पैन दिया हुआ है 2.5 मीटर का, सपोर्ट विड्थ है 230 मीटर का, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है 20 का, एंड FY दिया हुआ है 415 की, ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ है। इसको लिख लिए। इसको लिखने के बाद सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है ये आता है हमको कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग इफेक्टिव डेप्थ फाइंड करना। वो कैसे करते हैं, इफेक्टिव डेप्थ फाइंड करने के लिए हमारे पास में कोडल प्रोविजन होता है 3 तरह का। पहला ये कहता है कि जब आपका स्लैब सिंपली सपोर्टेड है, दूसरा जब स्लैब जो है कैंटिलीवर है, और तीसरा जब आपका स्लैब जो है कंटिन्यूअस है। तो हमारा जो ये केस है क्वेश्चन में, ये कहता है कि ये सिंपली सपोर्टेड का है। तो जब कैंटिलीवर होगा तो उसके लिए L इफेक्टिव बाई D की वैल्यू जो होता है वो 7 होता है, जब कंटिन्यूअस होता है तो 26 होता है, और जब सिंपली सपोर्टेड होता है तो ये वैल्यू 20 होता है। तो अभी हमने केस जो लिया हुआ है ये 20 वाला केस के लिया हुआ है, क्योंकि स्लैब का कंडीशन जो है ये सिंपली सपोर्टेड का है। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड के अकॉर्डिंग हमने L इफेक्टिव बाई D की वैल्यू क्या रखा है, 20। देखिए, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम अभी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसके लिए डेप्थ चाहिए, वो भी हमारा स्लैब का कोडल प्रोविजन ही बताता है। उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। तो यहाँ से स्टार्टिंग में जब हमें डेप्थ उसका नहीं पता है और हमें कैलकुलेट करना होगा डेप्थ, तो स्टार्टिंग में हम उसका L इफेक्टिव की वैल्यू को भी वो सेम ही यहाँ पे रखने वाले हैं। ठीक है, तो L इफेक्टिव की वैल्यू हम क्या रखेंगे, जो एज इट इज हमें ये प्रोवाइडेड है क्लियर स्पैन, यही हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसको हमने पुट किया 2500, यानी 2.5 मीटर है तो 2500 mm होगा। पुट करने के बाद हमें ये दिखा, और D हमें यहाँ पर रखे, D हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से D की वैल्यू निकल के कितनी, 125 mm। जितनी वैल्यू आती है उससे हम थोड़ा सा उसे बढ़ा करके रखते हैं वैल्यू को। यहाँ पर अगर आप 140 भी लेते हैं तो वो गलत नहीं है, 150 भी लेंगे गलत नहीं है, डिजाइनिंग सबका अलग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक कैलकुलेट किए 130 mm मान के चलें। अब ये इफेक्टिव डेप्थ के बाद टोटल डेप्थ निकालते हैं। टोटल डेप्थ निकालते हैं कैसे, देखिए, जैसे कि ये बीम है, जैसे एक बीम हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, इस बीम में रीइंफोर्समेंट लगाया हुआ है। इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, इस रीइंफोर्समेंट के सेंटर से और ऊपर का जितना भी आपका कंप्रेसिव एरिया है,
इसके पार्ट का हमारा डिस्टेंस होता है, ये होता है डी। अब हमको पूछा जाएगा कि आप इसका टोटल डिस्टेंस बताइए, तो क्या करेंगे, ये जितना भी डायमीटर है इसका आधा तो ऊपर में काउंट हो चुका है, इसका बचा हुआ है आधा, यानी कि डायमीटर बाई 2 यहाँ बचा हुआ है। और रिइंफोर्समेंट के यहाँ से जो ये डिस्टेंस है इसको कहा जाता है नॉमिनल कवर। यानी कि अगर इस डी में हम डायमीटर का आधा जोड़ दें और नॉमिनल कवर जोड़ देंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ तक का डेप्थ हमें पता चल जाएगा। यही काम हमने किया हुआ है कि इफेक्टिव डेप्थ में जोड़ दिए नॉमिनल कवर और नॉमिनल कवर में डायमीटर बाई 2। अब ये डायमीटर नापने का जो मेजर करने का वे है, ये आप कुछ भी मान सकते हैं, 10 mm 12 mm। स्लैब में जनरली 12 mm तक ही प्रोवाइड करते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस तरह से प्रोवाइड किया, हम कैपिटल डी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए 155 mm का। अब हम क्या करेंगे, इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास में डी की वैल्यू आ गया है। ये भी कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। सिंपली सपोर्टेड के केस में ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जिसमें एलसी हो गया क्लियर स्पैन और डी हो गया इफेक्टिव डेप्थ, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद B1 और B2 जो है सपोर्ट विड्थ है, जो कि क्वेश्चन में आपको 230 mm दिया हुआ था, तो यहाँ पर 230 रख दिए। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं ये वैल्यू हमको मिल के आ गया कितना, 2630 mm का। ये वैल्यू हमारे पास में मिल के आ गया कितना, 2630 mm का आ गया। तो इस वैल्यू को हमारे पास में है कौन सा, एल इफेक्टिव। अब एल इफेक्टिव निकालने के बाद हम आगे देखेंगे सेकंड स्टेप इसके लोड कैलकुलेशन का, ठीक है। तो लोड कैलकुलेशन पे चलते हैं कि उसमें हम लोग को क्या क्या करना होगा। देखिए, लोड कैलकुलेशन जो होगा ये दो तरह से होगा, मतलब कि दो तरह का मतलब क्या है कि 2 बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार लाइव लोड के लिए, एक बार डेड लोड के लिए। लाइव लोड के लिए जो हमें कैलकुलेट करना होगा वो वैल्यू हमें दे रखा है, हमको उसके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लाइव लोड के लिए, लाइव लोड हमें ऑलरेडी पता है, हमें यहाँ कैलकुलेट करना है डेड लोड। और डेड लोड के लिए जानते हैं कि डेड लोड क्या होता है, खुद का सेल्फ हिट होता है। किसी चीज़ का सेल्फ हिट निकालना हो तो उसके वॉल्यूम में हम अगर उसके यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका हमें सेल्फ हिट पता चल जाएगा। तो उसके लिए क्या किए, इसके वॉल्यूम स्लैब में देखिए एक अजम्पशन हमेशा मान के चलेंगे IS 456 के अकॉर्डिंग, हमेशा एनालिसिस स्लैब का जो करते हैं वो 1 मीटर विड्थ पर करते हैं, यानी कि बी की वैल्यू वहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। और जितना आपका डायमेंशन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास में उसकी डाटा निकल जाएगी। तो टोटल कैलकुलेशन हम लोग करेंगे 1 मीटर विड्थ के लिए और लास्ट में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है लेंथ, विड्थ और उसका डेप्थ तीनों का है। डेप्थ के लिए हमारे पास में 155 mm आया था तो 0.155 कर दिए, मीटर में रखें सारा वैल्यू को। और यहाँ पर आपका विड्थ हो गया और ये आपका लेंथ का हो गया। 1 मीटर लेंथ 1 मीटर विड्थ के लिए इसको डिजाइन किए तो डेड लोड निकाले तो वॉल्यूम आ गया, इनटू में ये गामा की वैल्यू आ गया कितना, 25, क्योंकि यूनिट वेट ऑफ RCC जो होता है वो होता है 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब का। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया तो ये डेड लोड मिल गया। और लाइव लोड आपको 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 5 दिया हुआ था, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया है तो टोटल हमारे पास में 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर डेप्थ, 1 मीटर विड्थ के लिए और लेंथ के लिए जब इसको कैलकुलेट किए तो भी 5 आ गया। दोनों को जोड़ दिए तो हमारे पास में आ गया 8.875 किलो न्यूटन का। अब इसके बाद हम इसका फैक्टर्ड लोड निकालते हैं। फैक्टर्ड का मतलब कि वह लोड जहाँ पर इसको डिजाइन करना होता है। ये तो वैल्यू हमारे पास सर्विस का हो गया, लेकिन सर्विस पर हम लोग डिजाइन करेंगे नहीं, ऐसे में डिजाइन करते हैं उसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 1.5। तो यहाँ पर 1.5 से इसको मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास में ये आ गया टोटल फैक्टर्ड लोड, यानी कि 13.3125। इसको WU से डिनोट कर दिए। अब चलते हैं, जब हम ये फैक्टर्ड लोड निकाल लिए तब हम निकालते हैं फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट एंड देन फैक्टर्ड शियर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर द सिंपली सपोर्टेड केस वी हैव टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट बाय यूजिंग दिस फार्मूला WU इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर डिवाइड बाई 8, WL स्क्वायर बाई 8 से वैल्यू सारा पुट किए। पुट करने के बाद जो वैल्यू आया वो आ गया 11.51 किलो न्यूटन मीटर में। सिमिलरली हम यहाँ पर पुट कर दिए। अब हमें कैलकुलेट करना होगा कौन सा, शियर फोर्स। और शियर फोर्स के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा WL/2 का, वो भी हमारे पास में फैक्टर होगा। और यहाँ से शियर फोर्स का फॉर्मूला हमने इतना निकाल लिया। जब ये दोनों चीज़ पता चल गया तब हमें नेक्स्ट स्टेप जो करना होगा, तीसरा स्टेप, वो होगा रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ का। यानी जो आपने इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा था 130 mm, क्या ये सही है कि नहीं है, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में आपने एक बैलेंस सेक्शन का फॉर्मूला देखा था, MU लिमिटेड बराबर QFC के BD स्क्वायर, जहाँ Q होता था वैल्यू बैलेंस सेक्शन के केस में, अगर FE 250 है तो 133 और FE 415 था तो 0.138 और FE आपका 500 था तो 138 133 के केस में वो आता था वैल्यू। तो उसके अकॉर्डिंग
हमारा केस जो है 415 का है, तो क्यू के जगह पर हमने वैल्यू यहाँ पर पुट किया 0.138 आता है, और एम यू लिमिटेड जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा ये हमारे बेंडिंग मोमेंट के बराबर होगा। मैक्सिमम केस में इतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो इस वैल्यू को यहाँ पर हमने पुट किया। पुट करने के बाद एफ सी का पता था, बी यहाँ पर है विड्थ जो कि हमने बताया 1 मीटर विड्थ के लिए इसको डिजाइन करेंगे, तो बी के जगह पर 1 मीटर और डी का डी स्क्वायर रखें। यहाँ से जो डी निकला देखिए, ये डी हमारा आ गया 64.57 का। ये जो डी है ये हमारा रिक्वायर्ड है, मतलब कि जो स्लैब का हम डिजाइन कर रहे हैं उसके लिए रिक्वायर्ड है, इस अमाउंट का डेप्थ आपको चाहिए। हम प्रोवाइड कितना किए हैं, प्रोवाइड किए हैं 130 mm का, ठीक है, प्रोवाइड किए कितना 130 mm का। तो हम ये देखते हैं कि जितना हमें प्रोवाइड किए हैं वो ग्रेटर है रिक्वायर्ड से, मतलब हमें ज़रूरत है 64 रुपये का और हमारे पास में है 130 रुपया, तो हम क्या सर्वाइव कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सर्वाइव कर पाएंगे। यानी कि हमारा जो प्रोसीजर अब तक जो हमने काम किया वो सही है, तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस ओके। फ्रेंड्स, अगर ये चीज़ आपका ज़्यादा आ गया होता, अगर 130 से ये ज़्यादा आ गया होता तो आपका स्लैब यहाँ पर फेल कर जाता, फिर से हम उसको डिजाइन करना पड़ता, ठीक है। तो ये कोशिश करेंगे जितना आपका डी यहाँ पर स्टार्टिंग में आ रखा था उससे हम कुछ बढ़ा करके वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। तो 125 आया था तो 130 हमने रखा था, 140 लेकर के भी बनाते तो भी गलत नहीं होता, वहाँ भी आपका सेफ ही रहता, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं इसका एरिया ऑफ टेंशन स्टील का कैलकुलेशन में। तो इसके लिए जो सिंगली में फॉर्मूला यूज करते थे वही यूज करेंगे, ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये फार्मूला से आप परिचित हैं कि इस फार्मूला को यूज करते थे, सारा वैल्यू आपको पता है, सबको पुट कर दिए तो यहाँ पर वैल्यू आ गया एस टी का 255.79 mm²। ये जो एस टी मिला ये मेन रिइंफोर्समेंट का आया। स्लैब में देखिए दो तरह के रिइंफोर्समेंट होते हैं, एक मेन होता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है मेन रिइंफोर्समेंट को उसके पोजीशन में होल्ड करके रखना, और वो सिर्फ 0.12% ही टोटल एरिया का प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि मिनिमम एस टी कहलाता है। तो इस केस में यहाँ से जो रिइंफोर्समेंट निकला ये किसके लिए निकला? ये मेन बार के लिए निकला। किसके लिए? तो मेन बार के लिए आया। जब इतना रिइंफोर्समेंट आ गया तो ये प्रोवाइड करना आपका काम है कि आप 8 mm का डायमीटर प्रोवाइड करते हैं कि 10 mm का करते हैं। तो हमने यहाँ पर चूज किया 8 mm क्योंकि एरिया बहुत ही कम है, तो हमने इसके लिए 8 mm प्रोवाइड किया। टोटल नंबर ऑफ बार्स कितना लगेगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक बार का एरिया हमने निकाल लिया कितना, π/4 डी स्क्वायर करके निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर कर दिए, और तो टोटल एस टी में एक बार से डिवाइड कर देंगे 1 बार का एरिया से, तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ बार्स निकल जाएंगे। तो देखिए टोटल एस टी लिख दिए यहाँ पे, जितना था 255.79 π/4 8 स्क्वायर, तो हमारे पास में 5.09 आ गया। तो देखिए जितना आया उससे तो ज़्यादा हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब कम तो कर नहीं सकते हैं, तो हमने कितना प्रोवाइड किया? 6 प्रोवाइड किया। इसके बाद स्पेसिंग निकालें, कितना स्पेसिंग आना चाहिए? तो स्पेसिंग के लिए 1 मीटर विड्थ पर हमने इसका कैलकुलेशन किया, क्योंकि एनालिसिस ही इतना पर करते हैं तो बाकी जो इतना भी रिजल्ट आएगा उसको उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मीटर विड्थ के लिए टोटल एस टी लिख दिए और ये एरिया हमने लिख दिया एक बार का। तो हमारे पास जो स्पेसिंग निकल गया 196.41 का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यह है मेन बार के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए नहीं है। तो लास्ट में हमने इसमें क्या लिखेंगे, एक लाइन कि प्रोवाइड 6 बार्स ऑफ 8 mm डाया एज ए मेन बार एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। इतना लिखने के बाद आपका ये डिजाइन हो गया मेन बार के लिए। अब करेंगे डिजाइन किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए जो एरिया होता है ये 0.12% ऑफ टोटल एरिया होता है, यानी कि बी जितना है वो 1000 और डी जो है 155 आपका डेप्थ है। तो इसके लिए कैलकुलेशन किए तो टोटल एरिया आ गया 186 mm², एंड इसके लिए जब स्पेसिंग निकाले तो स्पेसिंग की वैल्यू हमारे पास में आ गया 151.93। नंबर ऑफ बार्स यहाँ पे कैलकुलेट किए तो आ गया 7। तो इसके लिए लिख देंगे कि प्रोवाइड 7 बार्स ऑफ 6 mm डाया एज ए डिस्ट्रीब्यूशन बार एट द रेट 160 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग का। फ्रेंड्स, तो ये थे इसके सारे कैलकुलेशन के स्टेप्स। यहाँ तक हमने जो कैलकुलेट किया ये कैलकुलेट किए कि हमारे पास में एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट का, टेंशन स्टील का जो एरिया है और उसके लिए कितना स्पेसिंग लगेगा। क्वेश्चन यहाँ तक अगर बनाते हैं, क्वेश्चन अगर 16 मार्क्स का आता है तो यहाँ तक में आपको 10 नंबर जरूर मिल जाएंगे। इसके बाद आपको 2 स्टेप और करने हैं। पहला कि आपको चेक फॉर शेयर जरूर करना है। इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है इसलिए मैं इसको यहीं तक रोक रहा हूँ। अगर दूसरे वाले वीडियो में 2S लैब का कैलकुलेशन में मैं इसको चेक को जरूर इसमें इंक्लूड करूँगा, ठीक है। और इसका डायग्राम जरूर बनाना है, लास्ट में आप डायग्राम जरूर इंक्लूड करें तो आपको 16 मार्क्स जरूर आएंगे। आपके फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। सबका स्टेप सेम ही है, पहले आपको इफेक्टिव लेंथ निकालना है, फिर लोड कैलकुलेशन, मोमेंट का कैलकुलेशन, देन चेक फॉर डेप्थ
एंड एरिया कैलकुलेशन, एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन उसके बाद चेक फॉर शेयर। सिर्फ चेक फॉर शेयर भी लगा देंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे यहाँ तक कैलकुलेशन कीजिएगा तो। ठीक है, तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आप कुछ नया सीखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 2A स्लैब के न्यूमेरिकल के साथ में।